हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उनके कुछ प्रमुख स्थल है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड उन्हें हम समझेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा कि सिंधु घाटी का सभ्यता जो है ये नाम कैसे पड़ा, उसके बाद वो आगे चल के उसका नाम हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से पड़ गया और फिर उसकी खोज किसने की थी, और साथ ही सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसका विस्तार यानी कहाँ से कहाँ तक जो है ये फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार से था, उनका भोजन किस प्रकार से था, और सबों को जो दफनाने की जो प्रक्रिया होती थी वो कौन कौन सी थी, यानी लाशों को दफनाना वो प्रक्रिया किस किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे। और साथ ही हमने नगर नियोजन के बारे में यानी वहाँ के सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके नगर नियोजन यानी नगरों की जो बनावट थी वो किस प्रकार से थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो जिसने भी उस क्लास को नहीं देखी है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो क्लास है ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल आपके एमपी टेट में ही आपको हेल्पफुल होगी या फिर आपके DSSS के लिए हेल्पफुल होगी। ये सारे जो टॉपिक है ये आपके अधिकतर सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आप लोग सभी कोई देखिए इस वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसमें हमने कल हड़प्पा और मोहनजोदारो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता ये है कहाँ? तो ये रावी नदी के तट पर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ है आपका हड़प्पा सभ्यता। यानी कहाँ है हड़प्पा? तो रावी नदी के तट पर। अब हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन चीजें यानी कौन कौन वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई है? तो पहला जो था वो श्रमिक आवास था, अन्नागार था, लकड़ी के ताबूत थे और RS-37 कब्रिस्तान। ये सब आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सब आपके हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। याद कैसे रखना है? तो सबसे पहले जहाँ हड़प्पा या नाम आ जाए तो समझ लेना है हड़प्पा जो है यानी 20 के बाद पहला नंबर, यानी 20 के बाद क्या होगा? 21 यानी पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे आपका क्या होगा? हड़प्पा होगा। और 21 के बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा? यानी कि 22। अब 22 में क्या है? तो आपका मोहनजोदारो है। क्लियर है? तो जहां आपका हड़प्पा नाम आ जाए तो याद रखिएगा हड़प्पा में श्रमिक आवास है यानी कि श्रमिकों के रहने की जगह। अब श्रमिक आवास है तो क्या है? श्रमिक यानी कि मेहनत करने वाले यानी किसान यानी मजदूर। अब उन लोग के लिए क्या होगा? वो किसान है, मजदूर है, तो वो लोग क्या करेंगे? वहां पे अन्नागार भी है यानी अन्नों को इकट्ठा करना। अब वो जो श्रमिक आवास है यानी वो मजदूर है, कृषि है, गरीब है, तो उनके लिए क्या होता था? उनके लिए लकड़ी के ताबूत होते थे। अब स्पेशल ताबूत तो उनके लिए नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि वो श्रमिक में थे, तो उनके लिए लकड़ी के ताबूत है और साथ ही RS-37 जो है वो कब्रिस्तान ये है। अब ये जो RS-37 है ये नाम दिलाया गया है इस कब्रिस्तान का। क्लियर है? अब मोहनजोदारो, अब इसकी जो खोज है कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। 21 के बाद क्या आता है? 22। तो सेकेंड नंबर पे आपका 1922 में मोहनजोदारो। इसकी खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये है कहाँ? तो वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में मोहनजोदारो जो है वो स्थित है। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी? तो पुरोहित आवास प्राप्त हुआ था, विशाल स्नान गृह प्राप्त हुआ था, घर में कुएं प्राप्त हुए थे, सील पर 3 मुख वाले जो देवता होते थे जिसे पशुपति नाथ की मूर्ति है वो प्राप्त हुआ था, साथ ही अन्नागार प्राप्त हुए थे, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी और सबसे चौड़ी जो सड़कें होती थी वो प्राप्त हुई थी। अब याद कैसे रहेगा? तो याद कैसे रखना है? तो मोहनजोदारो जहाँ है, जहाँ आपका हड़प्पा है तो याद रखिएगा श्रमिक आवास, श्रमिक। हड़प्पा में आपका क्या आता है? श्रमिक। लेकिन मोहनजोदारो में क्या जाता है? आपका पुरोहित यानी कोई गेस्ट का आना। अब जब कोई गेस्ट आएंगे तो आप क्या करेंगे? उन्हें स्नान घर में भेजेंगे नहाने के लिए कि भाई आप उतने दूर से आए हो आप जाके नहा लो। तो विशाल स्नान गृह होगा वहां पे। अब जब नहा लिए तो क्या करेंगे? कहेंगे भाई कुएं से पानी लेते आओ। तो कुएं से घर में कुएं के भी मिल गए हैं। और उसके बाद क्या कहेंगे
सील पर 3 मुख वाले जो देवता होते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति, अब उनकी जो है वो पूजा करना है, यानी उन पे जल चढ़ाना है। तो घर में कुएं थे, वहां से जल लेके आए और जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी, जो 3 मुख वाले देवता है, उस पे जल चढ़ाना है। अब भाई सब कुछ हो गया, पूजा पाठ हो गया, नहाना हो गया, जल भी चढ़ाना हो गया। अब क्या किया जाएगा? अब अन्नागार यानी कि अब भोजन, अब क्या करेंगे? गेस्ट को भोजन खिलाएंगे। तो वहाँ पे अन्नागार भी प्राप्त हुआ है और साथ ही कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, यानी कि भोजन करने के बाद कुछ मनोरंजन भी तो होना चाहिए, तो नर्तकी की मूर्ति भी वहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद क्या करेंगे? आराम से रिलैक्स करके अपने गेस्ट को क्या कहेंगे? थोड़ा सा टहलने के लिए निकलेंगे रोड पे। तो क्या हो जाएगा? सबसे चौड़ी जो सड़क है वो भी आपके मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई है। क्लियर है यहाँ तक? चनहुद्रो, अब चनहुद्रो की खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई जो है गोपाल मजुमदार ने की थी और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है? चनहुद्रो कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो वो भी सिंधु नदी के तट पर। क्लियर? यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और यहाँ औद्योगिक शहर भी है। यानी कि दुर्ग रहित मतलब क्या है? यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। क्लियर है? दुर्ग रहित मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं होना है। क्या होता है? घर जो बने होते हैं या फिर कोई भी जगह जो बना होता है, क्या किया जाता है? उसे बाउंड्री से घेर दिया जाता है। तो एकमात्र चनहुद्रो जो था वो एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पे कोई भी बाउंड्री जो है वो नहीं थी और साथ ही यह जो है एक औद्योगिक शहर था, यानी यहाँ पे अधिक जो है वो व्यापार होते थे। क्लियर है? अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो यहाँ से लिपस्टिक प्राप्त हुए हैं, शीशा प्राप्त हुए हैं, मनके और गुड़िया प्राप्त हुई है और साथ ही कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सभी जो है यहाँ पे लड़कियों की जो है वो सामान है। अब लिपस्टिक वही यूज़ करेंगी, शीशा वही यूज़ करेंगी, मनके और गुड़िया सब जो है वो लड़कियों के सामान है। अब इसे याद कैसे रखना है? तो देखिए चनहुद्रो नाम कैसे याद रहेगा? जहाँ पे आपको चनहुद्रो दिख जाए, यानी कि दिमाग में सेट कर लीजिए चांद। अब चांद जैसा चेहरा किसका होगा? तो लड़कियों का ही होगा। ठीक है, क्योंकि लड़कियां ही सुंदर होती है। तो चांद जैसा चेहरा जो है यानी कि चनहुद्रो जो है, वहाँ पे क्या मिलेगा? तो जब चांद जैसा चेहरा लड़कियों का होता है तो वहाँ लड़कियों की सामान मिलेगी, यानी कि उसके फेवरेट चीज मिलेंगे, लिपस्टिक मिलेंगे, शीशा मिलेंगे उसके चेहरे देखने के लिए। मनके, अब मनके क्या होता है? एक कोड़ी के समान होता है जिसमें छेद करके धागे से इसे चाहे तो आप गले में पहने, चाहे तो आप उसे सजावट में यूज़ करें, वो होता है मनके। गुड़िया मिलेंगी, जो लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो खेलती है, वो मिलेंगे। साथ ही कुत्ते और बिल्ली के जो पैरों के निशान होते हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है रोपर। अब रोपर की खुदाई जो है वो किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोपर की खोज किसने की थी? इसकी खुदाई किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये कहाँ है? तो पंजाब के सतलुज नदी के किनारे यह स्थित है। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण जो है वो प्राप्त हुआ है। यानी जब मानव मरते थे, जब कोई इंसान मरते थे तो उनके साथ साथ उनके जो कुत्ते होते थे उन्हें भी साथ में दफना दिया जाता था। तो ध्यान में कैसे रहेगा? अब आपको रोपर से क्या प्राप्त हुए ये ध्यान में कैसे रहेगा, आपके दिमाग में कैसे रहेगा? तो रोपर यानी कि रोपड़, यानी क्या हो रहा है? रो पड़े आप इतना इमोशन जो है इसमें भरा हुआ है कि इंसानों के साथ कुत्ते को भी दफनाया जा रहा है। इतने कुत्ते जो है अपने मालिक से लगाव रखते थे कि आप लोग ये चीज़ जो है, ये सीन्स को देख के आपने रोना शुरू कर दिया, यानी कि आप जो है वो रो पड़े। तो रो पड़े जहाँ पे भी आ जाए तो बहुत ही इमोशन सीन है, यानी कि मानव के साथ जो है उनके कुत्ते को भी साथ में दफना दिया जाता था। क्लियर है यहाँ तक? जहाँ पे आपको चनहुद्रो दिख जाए यानी कि चांद सा चेहरा। अब चांद सा चेहरा किसका होता है? तो लड़कियों का होता है, लड़कों का तो नहीं होता है। ज़्यादा खूबसूरत कौन होती है? लड़कियाँ होती हैं। तो जहाँ पे चनहुद्रो दिख जाएगा यानी लिपस्टिक मिलेगा, शीशा मिलेगा, मनके गुड़िया मिलेंगे और साथ में बिल्ली और कुत्ते के जो पैरों के निशान हैं वो भी मिल रहे हैं। जहाँ रोपड़ मिलेगा यानी कि रोपड़ यानी रो पड़े, इतना इमोशन सीन है, यानी कि वहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। इसलिए इस चीज़ को देख करके क्या हुआ, सभी लोग जो है वो रो पड़े।
क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए कालीबंगा। अब इसकी खुदाई किसने की थी? तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी, जो वर्तमान में कहाँ है? तो ये राजस्थान के घाघर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? कालीबंगा कहाँ है? तो ये वर्तमान में राजस्थान के घाघर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? बीके थापड़ ने और बीबी लाल ने की थी। अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा से ही समझ में आना चाहिए, काली यानी कि काली मिट्टी की चूड़ियाँ। क्लियर है? अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई है? तो यहाँ से जुते हुए खेत जो है उसके निशान प्राप्त हुए हैं, अलकाकृत ईंट प्राप्त हुए, यानी ये पता चला है कि वहाँ के जो लोग थे वो ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। ईंटों की एक बनावट जो है वो प्राप्त हुई है, अग्निकुंड प्राप्त हुई है, यानी ये समझ में आने लगा कि वहाँ पे जो है वो हवन जो है वो भी होते थे। साथ में चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा का ही अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, तो यहाँ से चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। क्लियर है? अब देखिए धोलावीरा। अब इसकी खुदाई किसने की है? तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। अब यहाँ से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो धोलावीरा से सिर्फ स्टेडियम जो है वो प्राप्त हुआ है। कैसे याद रहेगा? तो धोलावीर यानी कि ढोल बजाना। धोलावीर से क्या याद रहेगा? ढोल बजाना, यानी ढोल कहाँ बजाया गया है? तो एक बड़े से स्टेडियम में, खुले मैदान में बजाया गया है। तो वहाँ से क्या प्राप्त हुए? तो वहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुए। आपको जिस भी तरीके से याद रहता है आप उस तरीके से किसी भी चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लोथल। अब लोथल सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो SR राव ने, जो भोगवान नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। क्लियर है? किसने किया था? तो SR राव ने, जो कि भगवान नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो लोथल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो मिला है, और साथ ही यहाँ के जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर मिलते थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो घर के दरवाजे होते थे वो कहाँ खुलते थे? वो पीछे गलियों में खुलते थे। मेन दरवाजे जो है वो कहाँ खुलते थे? पीछे गलियों में, वो सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन एकमात्र लोथल ही था जहाँ पे घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर जो है वो मिलते थे, यानी मेन रोड जो होता था उधर जो है घर के दरवाजे खुलते थे। और ऐसे कहाँ खुलता था? ऐसे जो है सभी जगह पे घर के दरवाजे पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता जो है ये भी कहा जाता है। अब आप लोग ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता नहीं लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता क्यों लिखा हुआ है, सेंधव सभ्यता क्यों लिखा हुआ है? तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की जो लिपि होती थी वो कैसी होती थी? तो वो भाव चित्रात्मक होती थी, यानी उनके भाव को, उनको विचारों को प्रकट करना। तो लिपि किस प्रकार होती थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और अभी तक जो है यह पढ़ी नहीं जा सकी है। ये जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। ये कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब इस सभ्यता के जो लोग होते थे वो तो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो व्यापार था। अब जो सिंधु सभ्यता के लोग होते थे वो लोग कृषि भी करते थे, गेहूं और जौ को उगाते भी थे, और पशुपालन भी करते थे, यानी जानवरों को भी पालते थे। लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार, यानी व्यापार करना। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी उस समय तक उन लोग को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि लोहा भी कुछ होता है। ठीक है, वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। अब जो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था वो लाल रंग के होते थे। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था, और उसमें काले रंग से उसमें डिज़ाइन बनाया जाता था। क्लियर है? सेंधववासी जो थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अब ऐसा नहीं था कि जो सेंधववासी थे पहले के जो थे वो लोग मिठास के लिए चीनी का उपयोग करते थे, वो लोग चीनी भी नहीं जानते थे, वो लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। सेंधववासियों विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ क्या है? सेंधववासियों की उपज। यानी
सिंधववासी जो थे वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी सबसे पहला जो उत्पादन किया गया कपास का वो किसने किया था, तो सिंधववासी के लोगों ने किया था, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। अब यूनानी ने क्या किया, तो कपास का नाम जो है वो सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता था सिंधववासियों की उपज, यानी सबसे पहले कपास जो है उसकी उपज सिंधववासियों ने की है, तो इसलिए यूनानियों ने उनका नाम जो है उसी पे आधारित रख दिया, जिसका अर्थ होता था, जिसका मतलब था सिंडोन, जिसका अर्थ क्या होता था, सिंधववासियों की उपज, यानी उनके द्वारा उपजाया गया फसल। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। अब क्या हुआ है, रंगपुर और लोथल जो है वहां से क्या प्राप्त हुए, वहां से चावल के दाने प्राप्त हुए। अब वहां से चावल के दाने प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे चावल की खेती होती थी, तो जिससे क्या हुआ है, धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है। और चावल का जो प्रथम साक्ष्य था वो कहाँ से मिला है, तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। रंगपुर और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुए, लेकिन सबसे पहले जो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है चावल के दाने के, वो लोथल से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है धान की खेती हुआ करती थी। अब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। अब जो सिंधु सभ्यता के लोग होते थे वो लोग धरती की भी पूजा करते थे, वो लोग उसके उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, उसकी उपासना करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो धरती देवी होती है वो हमें भोजन प्राप्त करती है, इसलिए वो लोग उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का भी प्रचलन का साक्ष्य जो है वो सिंधु सभ्यता में देखा जाता है। यानी उस समय क्या होता था, उस समय वृक्षों की पूजा भी की जाती थी, धरती की भी पूजा की जाती थी, वृक्ष की भी की जाती थी, और सूर्य देव और जो शिव देवता है उसकी भी पूजा की जाती थी। इसके जो प्रचलन था उसके साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब मातृ देवी की उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में क्या था, तो सर्वाधिक जो प्रचलित था वो था मातृ देवी की उपासना। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अब जो आप लोग हर जगह पे जो पूजे पाठ में आप लोग स्वास्तिक चिन्ह जो बनाते हैं वो किसकी देन है, तो वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। यानी उसी समय से जो है हमें स्वास्तिक चिन्ह के बारे में पता चला है, उनके उपयोगों का पता चला है, तो ये किसकी देन हो गई है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। अब क्या होता है, स्वास्तिक जो चिन्ह था उससे क्या अनुमान लगाया गया कि ये लोग जो थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये लोग सूर्य की उपासना भी करते थे। लोथल एवं सुतकोतदा ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं, एक है लोथल है और एक है सुतकोतदा। अब लोथल क्या है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी सबसे पहले जो चावल की खेती होने का यानी धान की खेती होने का प्रमाण मिला है वो लोथल से ही मिला है। और सुतकोता ये दोनों जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। अब सुतकोता जो है यहाँ से किस चीज़ के कौन सी वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई है, तो यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट्स आप लोग के रह जाती है तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू।